मैंने अपने चैनल पर अब तक डीयू के पाठ्यक्रम से संबंधित बहुत से वीडियोस डाले और बहुत से एग्ज़ाम जैसे या यूजीसी का एग्ज़ाम हो गया या बाकी जो टीजीटी या पीजीटी के एग्ज़ाम्स हो गए, इनसे संबंधित इनके पीवाईक्यू या बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाले हैं। पर अभी भी एक ऐसा एग्ज़ाम है जो बहुत बड़ा है अपने आप में और उसमें हिंदी साहित्य से ही 500 नंबर के सवाल आते हैं। मतलब 500 नंबर का वो क्वेश्चन पेपर होता है जिसमें से सिर्फ हिंदी साहित्य का पेपर होगा। अब तक आप लोग जान ही चुके होंगे मैं किस एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, स्वाभाविक है, वो है यूपीएससी। यूपीएससी के ऑप्शनल में हिंदी साहित्य से 500 नंबर का सवाल आता है, यानी वो रिटन एग्जाम होता है। इतना तो बेसिक है, पता ही है आपको। थोड़ा सा पहले मैं यूपीएससी के बारे में आपको बताता हूँ, यूपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, क्योंकि मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि आपको ये सारी बातें पता ही होंगी। ठीक है, तो यहाँ से एक तो मैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताऊंगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये अब से जो ये वीडियो होगा, इस वीडियो के बाद से जो वीडियो आएंगे वो हिंदी साहित्य जो ऑप्शनल है यूपीएससी का, उससे संबंधित होंगे और उसमें हम लोग पूरा ऑप्शनल कवर करने का प्रयास करेंगे। यानी अब देखिए यूपीएससी में क्या होता है, यूपीएससी में क्या है, पहले तो एक ऐसे का पेपर होता है, ये तो पता ही है। उसके बाद GS1, फिर GS2, GS3 और GS4, ये 4 GS के पेपर हैं। इसके बाद 2 पेपर होता है। 2 पेपर किस किस चीज़ का? 2 पेपर होगा ऑप्शनल का। ऑप्शनल आपका एक ही रहेगा, एक ही मान लीजिए आपने साहित्य को ऑप्शनल बनाया, अपना हिंदी साहित्य आपका ऑप्शनल है, इसी साहित्य से 2 पेपर जुड़े होंगे। एक पेपर होगा भाषा का और दूसरा पेपर होगा साहित्य का, है ना। ये इसको हम कह देते हैं सैद्धांतिक पेपर एक तरीके से कहा जा सकता है, और ये प्रायोगिक पेपर है। यानी इसमें ये थ्योरी का एग्ज़ाम है एक तरीके से और ये प्रैक्टिकल है। मतलब इसमें कुछ रचनाएं लगी हैं सिलेबस में, उस पर उससे संबंधित एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, जैसे व्याख्या हो गया या रचना की जो मूल संवेदना हो गई, उन सब के बारे में सवाल है इस वाले पेपर में। जो दूसरा पेपर है, सेकंड पेपर है, जो फर्स्ट पेपर है, उसमें थ्योरी से संबंधित सवाल पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए भाषा क्या होती है ना, या राजभाषा हिंदी क्या होती है, या मान लीजिए कि आदिकाल की मूल संवेदना क्या रही है, या भक्तिकाल की प्रवृत्तियाँ क्या रही हैं, है ना, वो सारी बातें यहाँ की जाएंगी। तो अभी तो हम लोग थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस करते हैं और सिलेबस डिस्कस करने के बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। ये है सिलेबस जो कि मैंने मेन यूपीएससी के साइड से निकाला है। तो यूपीएससी में देखिए, जैसे मैंने कहा कि 2 पेपर है। एक ये है प्रश्न पत्र 1 हिंदी का, एक ये है प्रश्न पत्र 1 और दूसरा यहाँ है प्रश्न पत्र 2। पहले हम प्रश्न पत्र 1 के सिलेबस को समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न पत्र 1 में 2 हिस्से हैं। मतलब ऐसे समझिए, ये साहित्य है। अगर ये साहित्य है, थोड़ा सा अच्छे से लिखना ज़रूरी है, रुकिए। अगर ये साहित्य है, ठीक है, हाँ बेकार है लेकिन ठीक है। इसके 2 पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2। इस पेपर 1 के 2 हिस्से हैं, एक है हिस्सा क, एक है हिस्सा ख, और इस पेपर 2 के 2 हिस्से होंगे, एक हिस्सा होगा क, दूसरा हिस्सा होगा ख। तो अब हम पेपर 1 के भाग ख क को देखेंगे। पेपर 1 के भाग का सिलेबस देखेंगे। इसका सिलेबस है हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास, ठीक, जो कि मैंने बताया शुरू में, हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? अपभ्रंश, अवहट्ट और प्रारंभिक हिंदी की व्याकरणिक तथा अनुप्रयुक्त स्वरूप इसका क्या है, मध्यकाल में ब्रज और अवधि का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास कैसे हुआ, सिद्धनाथ साहित्य, खुसरो, संत साहित्य, रहीम आदि कवियों और दक्खनी हिंदी में खड़ी बोली के प्रारंभिक स्वरूप को हम देखेंगे। 19वीं सदी में खड़ी बोली और नागरी लिपि का विकास कैसे कैसे हुआ, उसको हम देखेंगे। हिंदी भाषा और नागरी लिपि का मानकीकरण कैसे हुआ, उसे हम देखेंगे, है ना। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा हिंदी के रूप में हिंदी का विकास कैसे कैसे हुआ, इसे हम देखेंगे। जैसे अगर इतिहास थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हो तो महात्मा गांधी क्या करते थे कि एक भाषा होनी चाहिए, या इसी चीज़ को, यही इसी बात को वहाँ से लेकर के स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के स्वतंत्रोत्तर आंदोलन तक, या जब तक हुआ हिंदी साहित्य का विकास, या हिंदी साहित्य नहीं हिंदी भाषा का विकास कैसे कैसे हुआ, उस चीज़ को हम यहाँ देखने वाले हैं। इसके बाद भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास कैसे हुआ, इसे हम थोड़ा सा देखेंगे। फिर हिंदी भाषा का वैज्ञानिक और तकनीकी विकास कैसे हुआ। जैसे आपने देखा होगा जब टाइप करते होंगे आप, तो टाइपिंग में हिंदी की टाइपिंग भी, हिंदी का कीबोर्ड एक आता है ना, उसको आप टाइप करते हैं तो वो टाइप करते वक्त क्या क्या समस्याएं होती हैं उस पर हम बात कर लेंगे, या उसका विकास कैसे हुआ उस पर हम बात कर लेंगे। हिंदी की प्रमुख बोलियां और उनका परस्पर संबंध कैसे कैसे रहा। जैसे आपको पता है, यहाँ देखिए जो शुरू में बताया है, अपभ्रंश, अवहट्ट, प्रारंभिक हिंदी, इसी से थोड़ा बहुत, या ये ब्रज और अवधि, इसी से थोड़ा
थोड़ा बहुत जुड़ता हुआ ये वाला पार्ट है कि हिंदी की प्रमुख बोलियां और उनका परस्पर संबंध कैसा रहा है। फिर नागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं और उनके सुधार के प्रयास तथा मानस हिंदी का स्वरूप, है ना। यानी कि नागरी लिपि, लिपि क्या है, देखिए दो बातें होती हैं, एक होती है लिपि, इसको हम यहाँ और बहुत विस्तार से समझेंगे, एक होती है भाषा। इस भाषा को लिखा कैसे गया, जैसे हमें पता है कि ये देवनागरी लिपि में हम लिखते हैं, जो ये लिपि है हा ऐसे बनेगा, है ना, ये जो लिपि है इस लिपि को हम देवनागरी लिपि कहते हैं, ठीक है। जैसे अंग्रेजी एक भाषा है लेकिन लिखते किस में हम लोग, रोमन स्क्रिप्ट में। रोमन स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट क्या हुई, वो लिपि हुई, ठीक है। तो ये नागरी लिपि है, यानी देवनागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं, इस लिपि की क्या विशेषता है और उनके सुधार के प्रयास तथा मानस हिंदी का स्वरूप क्या क्या है, उसे हम यहाँ देखेंगे। फिर मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना कैसे रही, उसे हम देखेंगे। जो मानक हिंदी है, जो आज हम वर्तमान में बोलते हैं, उसकी व्याकरणिक संरचना क्या थी, उस पर हम बात करेंगे कि संज्ञा पहले आएगी, सर्वनाम बाद में आएगा, क्या पहले आएगा क्या बाद में आएगा, विशेषता क्या, विशेषण क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ देखेंगे। मानक हिंदी का व्याकरणिक संरचना की होना चाहिए, लेकिन ठीक है। इसके बाद अब भाग ख पे आ गए हम। देखिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, अब भाग ख पे आ गए हम। तो क्या है, पहले हम पढ़ रहे थे भाग क, यहाँ मैंने कहा ना हिंदी साहित्य के दो पार्ट होंगे, एक होगा पार्ट 1 उसका क और ख, फिर पार्ट 2 इसका क और ख। तो इस पार्ट 1 के क को हम देख चुके हैं, भाषा की बात जो हमने भी देखा। फिर अभी ख पे आ रहे हैं। ख क्या है भाई, ख पे हम बात करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, इस पर हम बात करने वाले हैं। इसमें क्या क्या होने वाला है, देखिए इसमें होने वाला है हिंदी साहित्य का इतिहास। आपको पता ही है 4 काल होते हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इन चारों कालों में क्या क्या है क्या क्या नहीं है उसको हम देखेंगे। जैसे आपको पता है आदिकाल में सिद्ध, नाथ और रासो साहित्य, यहाँ जैन साहित्य भी है, यहाँ बौद्ध साहित्य भी है, जिसको हम सिद्ध साहित्य के एक तरीके से रूप में मान सकते हैं। पर यहाँ जैन साहित्य भी आया है, लेकिन यहाँ जैन साहित्य नहीं लिखा है, पर यहाँ हेमचंद जरूर लिखा है। हेमचंद जैन साहित्य के कवि रहे हैं, है ना। तो हम इस चीज़ को भी ध्यान में रख के लिखेंगे, मतलब इस चीज़ को भी ध्यान में रखकर पढ़ाई करेंगे, ताकि यूपीएससी अगर कुछ खेला करता भी है तो हम हमारे रेंज में रहे। बेसिक बात यह है, ठीक है। तो हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता और महत्व तथा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा क्या है, इस पर हम बात करेंगे। ये हमारा पहला पॉइंट है, हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता क्या है ना, और उसका महत्व क्या है, और फिर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा क्या रही है। दूसरा हम बात करेंगे किस पे, आदिकाल पे। आदिकाल के अंदर सिद्ध, नाथ और रासो साहित्य है, और इसके कुछ प्रमुख कवि जैसे चंद्रबरदाई हो गया, खुसरो हो गए, हेमचंद्र हो गए, विद्यापति हो गए, इन पर बात करेंगे। दूसरा भक्तिकाल, भक्तिकाल में संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, कृष्ण भक्ति धारा और राम भक्ति धारा, यही 4 धाराएं हैं, ये आपको पता ही है। इस पर थोड़ा सा बात करेंगे। और इन चारों धाराओं के जो महत्वपूर्ण कवि हैं या जो मुख्य कवि हैं, प्रवर्तक कवि जैसे कह सकते हैं, उन पर बात करेंगे। जैसे संत काव्य धारा से कबीर आ जाते हैं, सूफी काव्य धारा से हमारे पास जायसी आ जाते हैं, कृष्ण भक्ति काव्य धारा से सूर आ जाते हैं, और राम भक्ति काव्य धारा से तुलसी आ जाते हैं। फिर रीतिकाल, रीतिकाल के अंदर क्या है, रीतिकाल रीतिबद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य, ठीक है, और रीति सिद्ध काव्य, उसको भी हम पढ़ेंगे। हालांकि लिखा नहीं, बट ठीक है पढ़ेंगे, क्योंकि 3 काव्य हैं, रीतिबद्ध है, रीति मुक्त है, रीति सिद्ध है। अब इनके भी कवि यहाँ क्लियर दिखेंगे आपको, केशवदास हो गए, बिहारी हो गए, पद्माकर हो गए और घनानंद हो गए। इन कवियों के बारे में भी पढ़ना है, इन काल के बारे में भी पढ़ना है, और इस काल के अंदर जो वर्गीकरण हुआ है उसको भी पढ़ना है बेहतर तरीके से, क्योंकि सवाल तो कहीं से आ सकता है ना। या तो एक काम करेंगे, एक PYQ का वीडियो बना देंगे इस वीडियो के बाद, एक PYQ का बना देंगे वीडियो। उससे क्या होगा कि हमें आइडिया लग जाएगा किस सब्जेक्ट से, मतलब किस टॉपिक से किस टाइप के सवाल आ रहे हैं, है ना, तो वो और बेहतर होगा हमारे लिए। खैर अगला चौथा काल हम देखते हैं, आधुनिक काल। इसमें क्या क्या है, नवजागरण है, गद्य का विकास है, भारतेंदु मंडल क्या है, जैसे आपको पता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, उनके साथ और कवियों को मिला के भारतेंदु मंडल का विकास किया गया, है ना। तो वो भारतेंदु मंडल क्या था, क्या है, उसमें क्या हुआ, इसमें भारतेंदु हो गए, बालकृष्ण भट्ट हो गए, प्रताप नारायण मिश्र हो गए, है ना, इन लेखकों की बात करेंगे। फिर आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ क्या रही हैं, इसमें अब ये देखिए मुख्य प्रवृत्तियाँ, आपको इतना पता ही होगा कि आधुनिक काल जो था, इस आधुनिक काल की भी बहुत सी अलग अलग उनकी विशेषताओं के आधार पर कुछ छोटे छोटे और सेक्शंस बनाए गए, और छोटे छोटे जो काल हैं वो बनाए गए। जैसे इसमें देखिए लिखा है ना, छायावाद हो गया, या प्रगतिवाद हो गया, प्रयोगवाद हो गया, नई कविता हो गया, नवगीत क्या है, समकालीन कविता क्या है, जनवादी कविता क्या है ना, ये सारी बातें हम यहाँ पढ़ेंगे। फिर इसमें प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, मैथिली शरण गुप्त हो गए, प्रसाद हो गए, निराला हो गए, महादेव वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर या अज्ञे हो गए, मुक्तिबोध हो गए, नागार्जुन हो गए, है ना।
ये कुछ प्रमुख कवि हैं, ठीक है। इसके बाद कथा साहित्य की बात करेंगे। देखिए सबसे पहले हमने क्या कहा, सबसे पहले हमने कहा कि भैया हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता और महत्व क्या है, पहले तो इस पर बात करेंगे। दूसरी बात हमने कही कि चारों काल उनकी प्रमुख प्रवृत्तियां, बहुत घिचड़ पिचड़ हो गया, इसको थोड़ा साफ करते हैं पहले थोड़ा, ताकि बेहतर तरीके से समझ में आए। हाँ, पहले हमने क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा कि हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता और उसका महत्व क्या है। दूसरा हमने यहाँ पढ़ा कि हिंदी साहित्य के इतिहास के निम्नलिखित चारों कालों की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, उसमें हमने चारों काल देख लिया, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। फिर हम तीसरी चीज़ क्या पढ़ रहे हैं, कथा साहित्य। कथा साहित्य में क्या है, कथा साहित्य में हम देखेंगे उपन्यास और यथार्थवाद क्या है, हिंदी उपन्यासों का उद्भव और विकास क्या है ना, इस पे हम बात करेंगे। या उपन्यासों का विकास कैसे हुआ, है ना, कौन से काल में कौन कौन से उपन्यास लिखे गए, जैसे प्रेमचंद को जो है केंद्र में रखकर इसके कालों का विभाजन किया गया है। तो प्रेमचंद पूर्व युग में क्या था, प्रेमचंद युग में क्या था, प्रेमचंद उत्तर युग में क्या था, इन सब बातों पर हम विचार करेंगे। फिर प्रमुख उपन्यासकार, जैसे यहाँ देखिए अलग अलग काल हैं, इसके प्रमुख लेखक हैं, उनकी बात है, ठीक ऐसे ही, ठीक एकदम ऐसे ही उपन्यास की बात की, फिर प्रमुख उपन्यासकार की बात कर ली, है ना। तो इसमें प्रेमचंद आ गए, जैनेन्द्र आ गए, यशपाल आ गए, रेणु आ गए, भीष्म साहनी आ गए, है ना। इसके बाद हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, यहाँ देखिए हिंदी उपन्यासों का उद्भव और विकास, फिर हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, और प्रमुख कहानीकार। एकदम स्ट्रक्चर वाइज सिलेबस है यूपीएससी का, मतलब खास बात यही है हिंदी ऑप्शनल की कि स्ट्रक्चर वाइज सिलेबस है, ज़्यादा कुछ इधर उधर से सवाल पूछ नहीं सकते, सिलेबस डिफाइन है ना। तो अपने रेंज में रखा जा सकता है, चाहे जितना बढ़िया आप चाहे जितना जहाँ से सवाल पूछिए। हाँ, आप जैसे कुछ सवाल इधर उधर आ जाता है फिर भी, जैसे 2023 या 24 में एक सवाल आया था, जब पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे तो बताऊंगा मैं उस पर। खैर आगे देखते हैं, प्रमुख कहानीकार कौन कौन से हैं। प्रेमचंद हो गए, प्रसाद हो गए, अज्ञेय हो गए, या मोहन राकेश हो गए, कृष्णा सोबती होंगे, है ना। इनमें नाटक का हाँ, नाटक में भी आप देखेंगे मोहन राकेश को। अब आगे देखिए नाटक और रंगमंच। अब ये कथा साहित्य हो गया। सबसे पहले क्या क्या हुआ, यहाँ चारों काल हो गए, प्रासंगिकता हो गई, चारों काल हो गए, फिर कथा साहित्य हो गया। कथा साहित्य आपको पता ही है, दो प्रकार से कहा सकते हैं, ये उपन्यासकार हो गए और कहानीकार हो गए। इसी में नाटक का हिस्सा आ जाता है। अब आगे नाटक और रंगमंच, तो फिर नाटक का उद्भव और विकास, प्रमुख नाटककार कौन, भारतेंदु प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, राम कुमार वर्मा और मोहन राकेश। फिर हिंदी रंगमंच का विकास, क्योंकि दोनों की बात थी ना, हिंदी रंगमंच का विकास। इसके बाद तीसरी चीज़ हम आ जाते हैं आलोचना पर। आलोचना में भी वही सेम बात, हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, सैद्धांतिक, व्यवहारिक, प्रगतिवादी, मनोविश्लेषणवादी आलोचना और नई समीक्षा। ये क्या है, ये कैसे उपजी, क्या इसका विकास रहा, क्या इसमें महत्वपूर्ण बातें थीं, क्या इसकी विशेषता थी। ये मनोविश्लेषणवादी आलोचना व्यवहारिक आलोचना से अलग कैसे है, सैद्धांतिक आलोचना, प्रगतिवादी आलोचना, ये सारे चारों में अंतर क्या है, इन सभी चीज़ों को हमें यहाँ समझना है, क्योंकि सवाल तो कहीं से भी आ सकता है। ठीक, इसके बाद वही सीधी बात जो हम पिछले कर रहे थे, हिंदी आलोचना और उद्भव का विकास। फिर प्रमुख आलोचक कौन कौन, शुक्ल जी हैं, द्विवेदी जी हैं, रामविलास शर्मा हैं और नगेंद्र हैं। इसके बाद हिंदी गद्य की अन्य विधाएं। अब तक हमने क्या क्या देखा, हमने कह दिया भैया कथा साहित्य में हमने कह दिया उपन्यास हो गया, कहानी हो गया, नाटक हो गया, रंगमंच हो गया, आलोचना हो गई। इसके बाद भी जो अन्य गद्य विधा है वो यहाँ आ जाएंगी। कौन कौन सी अन्य गद्य विधाएं हैं, ललित निबंध हो गए, रेखा चित्र हो गए, संस्मरण हो गए, यात्रा वृत्तांत हो गया, है ना। इन चारों को पढ़ लेंगे। यहाँ देखिए, अब यहाँ क्लियर कर दिया है यूपीएससी ने, यहाँ जो प्रमुख लेखक हैं उनकी बात नहीं की है, लेकिन विधाओं की बात कर दी है। अब हर विधा में आपको एक व्यक्ति का नाम आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, लेखकों का नाम पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे यात्रा वृत्तांत पढ़ते वक्त अगर आप राहुल सांकृत्यायन को नहीं पढ़ेंगे तो बर्बाद है पढ़ना, तब बेकार है। मतलब बहुत सीधी सी बात है ना, यूपीएससी का सवाल पूछ लेगा कि राहुल सांकृत्यायन की यात्रा वृत्तांत की विशेषता बताइए, तो आप नहीं लिख पाएंगे, तो बेकार है। इसलिए हमें इनके भीतर भी जो जो लेखक या रचनाकार हुए हैं उनकी बातें भी करनी होंगी, है ना। कुल उद्देश्य सिर्फ यही है कि हमारे रेंज में वो सवाल रहे, इससे बाहर ना जाए। बहुत साफ बात, इसी रेंज में वो सवाल घूमे, चाहे जितना इधर उधर हो सके, बस हमारे रेंज में रहे, यही हमारा उद्देश्य रहेगा। चलिए, अब प्रश्न पत्र 2 पे हम आ गए। प्रश्न पत्र 1 खत्म हो गया। अब मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ अब तक बने होंगे। मैंने शुरू में आपको बताया कि भैया ये अगर साहित्य है, अगर ये साहित्य है हिंदी लिटरेचर, ये जो ऑप्शनल का नाम यूपीएससी देता है, उसमें 2 आ गए भाग, एक प्रश्न पत्र 1 होगा, एक प्रश्न पत्र 2 होगा। प्रश्न पत्र 1 में 2 भाग है, एक क है, एक ख है। प्रश्न पत्र 2 में 2 भाग हैं, एक क है, एक ख है। इस प्रश्न पत्र 1 में हमने देखा भाषा,
है ना। इसमें हमने देखे क्या क्या देखा, इसमें हमने देखा हिंदी साहित्य का महत्व और प्रासंगिकता वाली बात। फिर हमने देखी चारों काल, आदिकाल, इसमें हमने देखा आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। इसके बाद हमने देखा कथा साहित्य, उसमें हमने देखा उपन्यास, कहानी, नाटक, रंगमंच और आलोचना। फिर हमने देखा अन्य गद्य विधाएं, ये हमने देखा ख में। भाषा वाला हमने देखा क में, और ये हम क में अब आ गए हैं। अब ये प्रश्न पत्र, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा प्रश्न पत्र 1 वाला हिस्सा, ये हम निपटा चुके हैं सिलेबस में। अब प्रश्न पत्र 2 वाले हिस्से पे हम आए हैं। प्रश्न पत्र 2 के क में हम क्या देखते हैं, देखिए प्रश्न पत्र 2, ये लिखा है ना, प्रश्न पत्र 2 के क में, इस प्रश्न पत्र में निर्धारित मूल पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना अपेक्षित होगा और ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें अभ्यर्थी की आलोचनात्मक क्षमता की परीक्षा हो सके। आलोचनात्मक क्षमता, यहाँ ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, आलोचनात्मक क्षमता की परीक्षा हो सके। यूपीएससी डिमांड क्या कर रहा है, कम से कम आपको ये तो पता होना जरूरी है। दूसरी चीज एक और यहाँ महत्वपूर्ण है, मूल पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना अपेक्षित होगा। क्यों अपेक्षित होगा? क्योंकि वो व्याख्या भी पूछेगा। हर साल वो भाग क से भी व्याख्या पूछता है और भाग ख से भी व्याख्या पूछता है। कहाँ गया? भाग क में आपको मिलेगा पद्य साहित्य और भाग ख में आपको मिलेगा गद्य साहित्य, और व्याख्या वो दोनों से पूछता है। इसलिए उसने क्लियर कर दिया है कि मूल पाठ्य पुस्तकों को पढ़ना अपेक्षित होगा। ठीक है, और अपेक्षित क्यों होगा? सिर्फ ऐसे थोड़ा रट लिया आपने, पढ़ लिया, तोता नहीं बनना है। उसका आलोचनात्मक वो भी करना है, आलोचनात्मक व्याख्या भी करनी है, उसको समझना भी है। ठीक है, इसलिए लिखा है कि अभ्यर्थी की आलोचनात्मक क्षमता की परीक्षा हो सके, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। खैर, सिलेबस पे देखते हैं। तो मतलब मैं ये बात आपको इसलिए यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि जब हम ये चीज़ें पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में ये होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य इससे सिर्फ ये रहेगा कि हमें एग्ज़ाम को पास करना है। बहुत सीधी बात, हमको चाहिए 300+ नंबर और वो यहाँ से आने चाहिए, बात खत्म। यही हमारा एकमात्र उद्देश्य है, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। मैं बहुत क्लियर कर रहा हूँ। खैर, इसके बाद अब आते हैं हम भाग क में। भाग क, प्रश्न पत्र 2 भाग क, ऐसे इसका भाग ख भी होगा, ये रहा भाग ख। चलिए भाग क में समझते हैं क्या है। भाग क में अब एक बात यहाँ नोटिस करिए, भाग क में ये आदिकाल नहीं दिया, आदिकाल स्किप, सीधे आ गए कबीर पे हम। कबीर ग्रंथावली के भी आरंभिक 100 पद श्याम सुंदर दास ने इसके संकलन किया है, पता ही है आपको, तो उसके आरंभिक 100 पद हम देखेंगे, कबीर ग्रंथावली के आरंभिक 100 पद। दूसरा सूरदास ब्रह्मर गीत सार, आरंभिक 100 पद, रामचंद्र शुक्ल जी ने इसका वो किया है संपादन, तो पता ही है। खैर, फिर तुलसीदास रामचरितमानस, उसका भी रामचरितमानस के भी सुंदरकांड की बात हम करेंगे और कवितावली के उत्तरकांड की बात करेंगे। रामचरितमानस के सुंदरकांड की, है ना, और कवितावली के उत्तरकांड की बात करेंगे। अच्छा, उत्तरकांड की ही बात क्यों कर रहे हैं? यूपीएससी ने उत्तरकांड पर ही इतना जोर क्यों दिया है, ये भी हम तब समझेंगे जब हम इसको पढ़ेंगे, बहुत खास बात है उसमें, है ना। फिर हम आते हैं जायसी पर। अच्छा, अब देखिए, ध्यान से देखिए, कबीर, सूरदास, तुलसीदास, जायसी, ये तीनों एक ही काल के आ गए, भक्तिकाल के चारों महत्वपूर्ण कवियों को यूपीएससी ने यहाँ डाल दिया है। जायसी के पद्मावत की बात करेंगे, पद्मावत ने भी पूरा पद्मावत नहीं, सिंघलदीप खंड और नागमती वियोग खंड, ठीक है, बहुत प्यारा है, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे, सिंघलदीप खंड और नागमती वियोग खंड, इसमें भी श्याम सुंदर दास, है ना। फिर यहाँ भक्तिकाल निपट गया। भक्तिकाल के बाद अब आ जाते हैं रीतिकाल के कवि, जैसे बिहारी की बात हम करेंगे, बिहारी रत्नाकर पढ़ेंगे और आरंभिक 100 पद। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इसका संपादक किए हैं, उनका संपादक हैं। खैर, इसके बाद हम आ जाते हैं आधुनिक काल के ऊपर। आधुनिक काल पे हम देखेंगे मैथिली शरणगुप्त हैं, प्रसाद हैं, निराला हैं और दिनकर हैं, अज्ञेय हैं, मुक्तिबोध हैं, नागार्जुन हैं, ये सारे कवि आधुनिक काल पे हैं। आधुनिक काल से सबसे ज़्यादा कवि दिए गए हैं, आप यहाँ ध्यान दीजिए, आधुनिक काल से सबसे ज़्यादा कवि हैं। रीतिकाल से तो सिर्फ एक बिहारी को दिया गया है, मतलब घरानंद भी नहीं दिए हैं, केशवदास भी नहीं दिए हैं, जबकि महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं, बट केवल बिहारी, है ना। तो यूपीएससी ने जो सिलेबस डिज़ाइन किया है उसका मतलब बहुत एक निश्चित उद्देश्य है कि वो चाहती क्या है, कि आपको क्या पता होना चाहिए और क्यों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। तो उस चीज़ को हमें ध्यान में रखकर पढ़ना होगा। खैर, तो मैथिली शरणगुप्त पे आते हैं, इनकी भारत भारती दी गई है ना। फिर जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी है, कामायनी भी पूरी नहीं, चिंता सर्ग और श्रद्धा सर्ग, ये 2 सर्ग ही हमें पढ़ना है, ठीक है। फिर निराला जी हैं, निराला में भी राग विराग से राम की शक्ति पूजा, अरे बाप रे गलत है, पूंजी नहीं पूजा, राम की शक्ति पूजा और कुकुरमुत्ता दिया गया है, ये दोनों कविताएं हमें पढ़नी है निराला की। इसके बाद रामविलास शर्मा ने संपादक किया राग विराग का। खैर, इसके बाद
रामधारी सिंह दिनकर कुरुक्षेत्र, ये तो बहुत शानदार रचना, ये पढ़ना ही है। अज्ञेय के आंगन के पार द्वार से असाध्य वीणा को पढ़ना है। आगे प्रियमवत केश कमली गुफा आगे वाली जो पूरी कविता है वो असाध्य वीणा। फिर मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस और नागार्जुन की 3 कविताएं हैं। बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद, हरिजन गाथा, ये तीनों रचनाएं हमें पढ़नी है। ठीक, ये हो गई सारी बातें भाग क की। अब आ जाते हैं हम भाग ख पे। एक बात यहाँ आपने नोटिस की, भाग क में कहीं भी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि क्लियर किया हो कि भैया इसकी संवेदना पूछा जाएगा या इसका जो है क्या क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा। ऊपर उसने लिख दिया यूपीएससी ने कि ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें अभ्यर्थी की आलोचनात्मक क्षमता की परीक्षा हो सके, और सिर्फ रचनाएं लिख दी हैं। रचनाएं क्या क्या हैं? कबीर को लिख दिया है, सूरदास को लिख दिया है, तुलसीदास को लिख दिया है, जैसे इनकी सबकी रचनाएं लिख दी गई हैं। अब आपको इन्हें पढ़ना है और ऐसे पढ़ना है कि वो प्रश्न आपसे हल हो जाए जिनमें आपकी आलोचनात्मक क्षमता की परीक्षा हो रही हो। ठीक ऐसे ही भाग ख को हम देख रहे हैं। भाग ख में भारतेंदु युग से शुरू किया गया है। भारत दुर्दशा, ठीक है, भारतेंदु की भारत दुर्दशा है। मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन है। रामचंद्र शुक्ल की चिंतामणि का चिंतामणि भाग 1 के भी सारे निबंध नहीं है। कविता क्या है? श्रद्धा और भक्ति, ये दोनों निबंध हैं। फिर निबंध निलय जिसके संपादक डॉक्टर सत्येंद्र हैं, इनमें भी सारे निबंध नहीं है। सारे निबंधकार का मतलब वो नहीं है। बालकृष्ण भट्ट हैं, प्रेमचंद हैं, गुलाब राय हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, द्विवेदी हैं, रामविलास शर्मा हैं, अज्ञेय हैं और कुबेरनाथ राय हैं, इनके निबंध हैं। इसके बाद प्रेमचंद की गोदान है, प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां हैं, ये दोनों हैं। संपादक अमृत राय, और ये मंजूषा लिखा, प्रेम मंजूषा होना चाहिए इसका नाम, ठीक है। प्रेमचंद्र की सर्वश्रेष्ठ कहानियां, इस नाम से किताब है अमृत राय की। अमृत राय इनके बेटे हैं प्रेमचंद के, इन्होंने संपादन कार्य किया है प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां का। तो इसमें जो कहानियां हैं उन कहानियों से सवाल पूछे जाएंगे। फिर प्रसाद की स्कंदगुप्त है, नाटक है। यशपाल की दिव्या है, शानदार उपन्यास है। फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल, बहुत बढ़िया है। मन्नु भंडारी का महाभोज, शानदार है ये भी। एक दुनिया समानांतर की सभी कहानियां। एक दुनिया समानांतर एकमात्र ऐसी किताब है जिसकी सभी कहानियां आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। इसके संपादक राजेंद्र यादव, पता ही। खैर, ये हो गया पूरा यूपीएससी का हमने सिलेबस देखा। हमने देखा कि भैया साहित्य में क्या क्या है। साहित्य में 2 पेपर होना है, एक पेपर होगा पहला, दूसरा पेपर होगा दूसरा। पहले पेपर के 2 भाग होंगे, भाग क भाग ख। दूसरे पेपर के 2 भाग होंगे, भाग क और भाग ख। भाग क में क्या क्या है हमने देख लिया, भाग ख में क्या क्या है, भाग क में क्या क्या है, भाग ख में क्या क्या है। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम अप्रोच कैसे करने वाले हैं। इसके बाद हम अप्रोच के रूप में पहले हम पीवाईक्यू देख लेते हैं एक बार। पीवाईक्यू भी ओरिजिनल पेपर, एक बार सबसे पहले ना ओरिजिनल पेपर ही देख लेते हैं। ओरिजिनल पेपर एक बार देख लेते हैं, फिर हम पीवाईक्यू देख लेते हैं। पहली चीज़ ओरिजिनल पेपर देखेंगे, फिर हम पीवाईक्यू देखेंगे, और इसके बाद तीसरी चीज़ हम क्या करेंगे, तीसरी चीज़ फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे डायरेक्ट, और पीवाईक्यू के बेसिस पे पढ़ेंगे। अच्छा, पढ़ते वक्त हम सोर्सेस का क्या यूज़ करेंगे, हमारे सोर्स क्या क्या होंगे। सोर्स के नाम पे, मतलब जैसा कि आपको पता है मैं डीयू का विद्यार्थी हूँ, तो डीयू के कुछ सोर्सेस का यूज़ करूँगा मैं, ऑब्वियसली बात है। वहाँ से कुछ सोर्सेस का यूज़ करूँगा मैं, इग्नू हो गया या बाकी और कहीं हो गया। यहाँ से ऊपर से एक मार्केट में किताब बहुत शानदार आती है, वो है दृष्टि आईएएस की। दृष्टि आईएएस की किताबों से भी कुछ मैं चीज़ें लूँगा, है ना, यही बहुत क्लियर बात है। यहाँ से इसको और इसको, इन दोनों को मिक्स करके हम अपना एक सोर्स बनाएंगे और उसी सोर्स पर हम भरोसा करेंगे, ठीक, उस सोर्स पर हम भरोसा करेंगे। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है जो एक्स फैक्टर कहा जाता है हमारे यूपीएससी की दुनिया में। एक्स फैक्टर ये है क्या भैया, कि मतलब अगर सब यही पढ़ेंगे, सब यही वीडियो देख रहे हैं, या बहुत से लोग ये वीडियो देखेंगे, या बहुत से लोग यही दोनों मटेरियल पढ़ भी रहे हैं, तो ये एक्स फैक्टर कहाँ गया। मतलब हम अलग क्या कर रहे हैं, आप अलग कर रहे हैं अपनी रचनात्मक क्षमता में, क्योंकि पढ़ तो आप सब यही रहे हैं, पढ़ आप सब यही रहे, लेकिन इस पढ़े हुए को कैसे आप यहाँ उतारेंगे, कितनी बेहतर तरीके से आप यहाँ प्रस्तुति करेंगे अपनी, उस पर निर्भर करेगा कि आपके मार्क्स कितने आने वाले हैं। क्योंकि पढ़ तो सब रहे हैं, मतलब आपने अपनी क्लास में भी देखा होगा, मतलब 12th तक तो पढ़े ही हैं, स्वाभाविक सी बात है, ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी होती है यूपीएससी की, तो 12वीं तक तो पढ़ा ही होगा आपने। तो 12वीं तक में भी पढ़ाते टीचर एक ही बात थे, पर उसी पढ़ाए हुए से, उसी किताब से, उसी चीज़ से मार्क्स सबके अलग अलग आते थे। क्यों? इसका कारण भी वही है कि क्या पढ़ाया जा रहा है इस पर कुछ डिपेंड नहीं करने वाला है, आपने कितना उसको ग्रैस्प किया, कितना उसको ग्रहण किया, उस पर डिपेंड करने वाला है, और ग्रहण करने पर भी नहीं डिपेंड करने वाला है। इस ग्रहण जितना आपने किया है, उसकी प्रस्तुति आपने कितनी की, एट द एंड सारी बात उस पर निर्भर होगी, ठीक है। तो ये तो हो गई पहली बात कि हमारी सोर्सेस क्या होने वाले हैं।
दूसरी बात हमने कर ली कि हम अप्रोच कैसे करने वाले हैं। तो तीसरी बात जो होगी, तीसरी बात के अंदर हमने ये कहा कि हम पहली चीज़ ये देखेंगे, इस तीसरी बात के अंतर्गत ही हम पहली बात ये देखेंगे कि ये YouTube वीडियो है, इसकी एडिटिंग मैं उतने बढ़िया तरीके से करने वाला हूँ नहीं, ठीक है, क्योंकि मुझे आती नहीं है, साफ बात। हाँ, कंटेंट में मैं कमी नहीं होने दूंगा, ये बात मेरी गारंटी है ये कि कंटेंट आपको कम नहीं लगेगा। कंटेंट आपको ऐसा नहीं लगेगा, हो सकता है ज़्यादा जरूर लग जाए, ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ यार मतलब ये कराया नहीं गया या वैसा नहीं कराया गया। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सारे सवाल मेरे ही क्लास से आने वाले हैं, मतलब इसी क्लास से आने वाले हैं, मतलब मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं यूपीएससी को चैलेंज कर सकूँ, बहुत सीधी बात। लेकिन अगर वो सवाल आपको नहीं आ रहा तो आपके पड़ोसी को भी नहीं आएगा, ये बात की गारंटी है। मतलब अगर वो सवाल आप कर पा रहे हैं या आपका पड़ोसी कर पा रहा है वो सवाल, तो आप भी वो सवाल कर पाएंगे। ये हो गई सारी बातें, ये हो गया सब कुछ। तो ये एक तरीके से ओरिएंटेशन वीडियो टाइप हो गया, पर ठीक है, हो गया। तो शुरू करते हैं अब अगले वीडियो से। अगले वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? अगले वीडियो में हम एक बार ओरिजिनल पेपर देख लेंगे, कैसा होता है कैसा नहीं होता है, फिर हम PYQ थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। वो वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो जाए, जो कि वर्थ इट है, समझने वाला है, क्योंकि अगर आप जब तक आप PYQ नहीं देखेंगे तब तक आप क्या ही देखेंगे, मतलब क्या ही कर लिया फिर आपने, क्या मतलब है पेपर देने का, है ना। तो बस आज से इस वीडियो के बाद से जो भी वीडियो आने वाला है उसका ओरिएंटेशन UPSC रहेगा, ये आपको बताया जा रहा है इस वीडियो के माध्यम से, है ना। और ये तब तक होगा, ऐसा नहीं है कि DU या बाकी एग्जाम्स एकदम छूट ही जाने वाले हैं, नहीं छूटने वाले हैं ऑब्वियसली, पर UPSC अभी हमारा मेन फोकस होगा अनटिल हम उसका पूरा सिलेबस निपटा ना लें। एक बार हम UPSC का सारा सिलेबस निपटा लेंगे, जो कि हम जल्दी ही निपटा लेंगे, तो हम आगे बढ़े बहुत बेहतर तरीके से बढ़ सकते हैं। तो खैर मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।